ये मैं वीडियो में एक लाइन में स्पष्ट मैं कह सकता हूँ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच के, एक लाइन में। ना तो यूपीए हरा पाएगी, ना तो आईएनडीए हरा पाएगी। लेकिन अगर यूपीए गठबंधन अगर होता तो स्थिति थोड़ी बेहतर होती, थोड़ी बेहतर होती, क्योंकि आपके पास कुछ जनता को बताने के लिए होता कि हमने अच्छे से सरकार चलाया, 10 साल सरकार अच्छे से चलाया, तो एक आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट जनता में जाता। लेकिन आईएनडीआई हो जाने के बाद से वो पॉजिटिविटी जो थी वो समाप्त हो गई। नमस्कार, मैं पंकज चंद्रवंशी, मंडे मॉर्निंग न्यूज़ नेटवर्क का प्रधान संपादक एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया विश्लेषण लेकर, एक नए विषय पर। इससे पहले मैंने 2 वीडियो विश्लेषण दिए हैं और हमारे पेज पर आप जाकर उन विश्लेषणों को देख सकते हैं। पाठकों का सहयोग मिला। मैंने जैसा कि बताया था कि यदि पाठकों की रुचि हुई, मुझे लगा कि पाठकों का इसमें रुचि है, तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा और मैं अपने टॉपिक पर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है INDIA वर्सेस NDA। INDIA जिसे लोग इंडिया भी कह रहे हैं, और NDA। इससे पहले मैं मणिपुर मुद्दे पर भी बनाना चाहता था वीडियो, लेकिन चूंकि मणिपुर मुद्दे पर कंटेंट अवेलेबल नहीं है, पूरी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो आधे अधूरे है, किसी को पास भी पूरी जानकारी नहीं है। जो मीडिया में खबरें चल रही है वो अभी आधी अधूरी खबरें ही हैं। तो आधी अधूरी खबरों पर मैं विश्लेषण बनाता नहीं, पूरी जानकारी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही पूरी सटीक जानकारी आएगी तभी मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो हिंसा रुकनी चाहिए और सरकार की जवाबदेही बनती है। सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। अच्छा हुआ तो उसका श्रेय सरकार लेती है, तो जो गलत हुआ उसकी भी जवाबदेही सरकार की ही बनती है। तो आप विपक्ष पर ठीक है, विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, उसका विरोध करने का काम है जो कर रहा है, लेकिन जब हिंसा रुकने की जवाबदेही सरकार की है बस, और सरकार अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती। इस विषय पर और ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, बहुत विस्तृत जानकारी अवेलेबल नहीं है। जो भी जानकारियाँ हैं वो बायस्ड ही है, एक तरह से किसी का पक्ष लेकर के ही जो भी जानकारियाँ दी जा रही है। निष्पक्ष जानकारी का मैं आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं इस बीच में INDIA और NDA के मुद्दे पर मैं अपना विश्लेषण रखूँगा। देखिए, गठबंधन, विपक्ष ने गठबंधन बनाने से पहले तक हम लोग देख रहे थे कि सरकार चलाने के लिए गठबंधन बनते थे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो सरकार को हराने के लिए गठबंधन बनी है, सरकार को हटाने के लिए गठबंधन बनी है, और इस गठबंधन का एजेंडा, एकमात्र एजेंडा है वर्तमान सरकार को हराना, ऐसा मुझे लगता है। अब ये गठबंधन कितना चलेगा, जनता इस गठबंधन को पसंद करेगी या नहीं करेगी, मैं आज इसी पर अपनी बात रखूँगा और अपने स्तर से मैं कोशिश करूँगा का अपना एक विश्लेषण देने का कि क्या होने वाला है। देखिए, जो मेरी राय है, जो मेरा अनुभव है और राजनीति को जो मैं करीब से देख रहा हूँ, उससे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं एक लाइन में, स्पष्ट एक लाइन में यदि मैं कहना चाहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये INDA का गठबंधन कोई बहुत बड़ा मैजिक, कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर पाएगी। कारण, सबसे पहला जो कारण है वो इनका जुटान ही, इनका एकजुट होना ही सबसे पहला कारण बन गया। क्यों ये गठबंधन नहीं चल पाएगी। देखिए, एक जनता के बीच में एक गलत मैसेज चला गया, आम लोगों के बीच में, क्योंकि एक गठबंधन बना है मोदी जी को हराने के लिए। एक मैसेज पहले से स्प्रेड हो गया। विपक्षी जो है, विरोधी दल के लोग हैं, वो शायद खुश हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिन्होंने मोदी के नाम पर वोट किया है, वो उनके बीच में एक मैसेज चला गया कि मोदी को हराने के लिए गठबंधन बना है। ये एक गलत डिसीजन मुझे लगता है कि उन्होंने लिया है। हालांकि उनका ये पहला गठबंधन था यूपीए, मेरी राय है कि वो यूपीए को लेकर ही उनको कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि यूपीए ने 10 साल सरकार चलाए हैं, 10 साल सरकार चलाने का उनका अनुभव है। वो उसी को लेकर के उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था, जनता के बीच जाना चाहिए था कि हमारी 10 साल की सरकार रही है, हमने ये अच्छे काम किए थे, हम उसको कंटिन्यू करें। लेकिन उन्होंने यूपीए को छोड़कर नया गठबंधन जब बना लिया तो उनके पुरानी जो उपलब्धियां है, वो पुरानी उपलब्धियां लगभग समझिए कि खत्म हो गई। सरकार जब
बनती है तो ठीक है, कुछ उसमें भ्रष्टाचार भी आए, कुछ गलत भी हुए डिसीजन, लेकिन अच्छे तो कुछ रहे होंगे। सरकार चलती है तो देखिए सारे सरकार खराब नहीं होते हैं। अगर कोई कहे कि पिछले 75 साल में सबने खराब ही किया केवल मैं, तो गलत है, ये राजनीतिक बेईमानी है। और यदि कोई कहे कि ये वर्तमान 10 साल भी सब कुछ गलत ही हो रहा है, केवल पहले ही सही हुआ था, तो यह भी राजनीतिक बेईमानी है। सरकारें यदि चलाती है तो उसमें कुछ अच्छे कार्य भी होते हैं, कुछ गलत भी निकल जाते हैं, कुछ गलत डिसीजन भी हो जाते हैं, कुछ करप्शन के मामले होते हैं, लेकिन पॉजिटिव को लेकर के चलना चाहिए था। जो उन्होंने 10 साल में जो अपने अच्छे कार्य किए, अच्छे फैसले थे, उनका एक खाका तैयार करना चाहिए था, उसको लेकर के जनता के बीच जाना चाहिए था। मेरी ये राय है। अब चूंकि उन्होंने नया गठबंधन जो बना लिया, यूपीए को उन्होंने छोड़ दिया, और यूपीए छोड़ने का जो मेरा लगता है जो कि चूँकि कांग्रेस कमज़ोर होगी, यूपीए में कांग्रेस को केंद्र करके चुनाव लड़ा जा रहा था, और कांग्रेस कमज़ोर होगी तो शायद विपक्षी दलों ने ही कांग्रेस को मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया कि भाई आप में वो क्षमता है नहीं, आप लीड नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरा मानना है कि ये गलत डिसीजन है। राजनीति में हार जीत लगी रहती है, चुनाव में आप हमेशा चुनाव जीत नहीं सकते हैं, और चुनाव जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो, जब विपक्ष परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, तो धैर्य और संयम बरतना ही सबसे मुख्य कारण होता है, सबसे मुख्य होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल का। अचानक से आनन फानन में कोई भी बड़े बदलाव, बड़े डिसीजन अगर ले रहे हैं तो उसमें रिस्क भी है। और उनके यूपीए के जो घटक दल हैं, मुझे लगता है कि वो उनका ही दबाव रहा होगा कि वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। कांग्रेस की तो इच्छा रही होगी, मुझे लगता है। अब ये उनके जो घटक दल हैं, उन्हें भी ये बस समझना चाहिए था कि उन्होंने 10 साल मिल करके सरकार जो चलाया, तो उसकी पॉजिटिविटी को लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए था। उनके जो मुख्यमंत्री रहे मनमोहन सिंह, उन्हें लेकर के आगे बढ़ना चाहिए था। मैं कभी ये समझ ही नहीं पाता हूँ कि ये अपोजिशन जो है वो अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को क्यों भुला देते हैं। उनके पूर्व प्रधानमंत्री कभी भी न तो किसी बड़े मीटिंग में नज़र आते हैं, न किसी बड़े डिसीजन के समय नज़र आते हैं। वो उनके लगभग सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को उन्होंने भुला दिया है। मनमोहन सिंह भी कभी किसी बड़े डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल में नज़र नहीं आते हैं। नरसिम्हा राव की तो कभी चर्चा ही नहीं होती है। हालांकि नरसिम्हा राव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 1 साल वो जेल भी गए। तो यदि लालू यादव जो 6 साल की जेल की सज़ा काट चुके हैं, अगर उन्हें आप मंच पर रख रहे हैं, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं, उन्हें श्रेय दे रहे हैं, तो फिर नरसिम्हा राव में क्या बुराई है। भ्रष्टाचार के आरोप तो इंदिरा गांधी पर भी लगे थे। इंदिरा गांधी को भी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया था। जब इंदिरा गांधी को आप रोल मॉडल के रूप में ले सकते हैं, तो फिर नरसिम्हा राव के कार्यकाल को भी मैंने भी करीब से देखा है। एक भ्रष्टाचार के मामले को अगर छोड़ दें तो उनके कार्यकाल में मुझे कोई ऐसी बहुत बड़ी खामी नज़र नहीं आई जिसकी वजह से कि नरसिम्हा राव को भुला दिया जाए। इस तरह से सरकार चलाने वक्त में विसंगति आती है कि नहीं। परिस्थितियाँ उस वक्त प्रतिकूल थी। उदारीकरण प्रक्रिया नरसिम्हा राव के सरकार के समय ही देश में चालू हुआ, और उसी समय ही ये शुरू हुआ उदारीकरण। और आज जो विदेशी कंपनियां सब जो भारत में इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, निवेश लगातार जो आ रहे हैं, वो उसी उदारीकरण प्रक्रिया से निकल करके सामने आई। मनमोहन सिंह उस वक्त वित्त मंत्री थे। तो वो जो चीज़ें जो देश के विकास में जो उन्होंने भूमिका निभाई, उन्होंने वो स्वयं ही उसे भुला देना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पाता। वो एक शायद उनका एक प्लान रहा हो या योजना हो कि भाई हमारा जो इतिहास है वो गांधी परिवार से शुरू हो और गांधी परिवार पर ही ख़त्म हो, बीच में किसी को जगह न दिया जाए। लेकिन ये गलत डिसीजन है, और शायद यही गलत डिसीजन है जिसने कि मोदी जी को एक भारत में आज एक इस स्तर पर लेके चले गए। ठीक है, क्योंकि देखिए आप राजनीति में जनता को ज़्यादा दिनों तक बरगला कर नहीं रख सकते। आज के परिदृश्य में मैं अगर कहूँ कि आज सूचना क्रांति की बाढ़ आई हुई है। लोगों के पास सूचनाओं की कोई कमी नहीं है। आप किसी सूचना को न तो छुपा सकते हैं, न तो दबा सकते हैं। देखिए आज का जो वर्तमान दौर है, उस वर्तमान दौर में किसी भी सूचनाओं को छुपाना, दबाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में आज के दौर में मतदाताओं के पास, वोटर के पास, देश की जनता के पास सभी चीज़ों की जानकारियाँ होती है। लगभग जो भी पब्लिक डोमेन में आ जाए या थोड़ी सी भी जिसकी गुंजाइश हो, उसकी जानकारियाँ, कंटेंट लोगों के पास अवेलेबल है। जो आज की जो मीडिया है वो किसी को, इतने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, तो कंटेंट छुपते नहीं हैं। लेकिन हर बार यदि विपक्ष, अपोजिशन
यदि हर बार सत्ता पक्ष का यदि विरोध ही करता रहे, कुछ भी काम हो केवल विरोध, कुछ भी काम हो केवल विरोध, तो एक जनता के बीच में एक नेगेटिव मैसेज चला गया। देखिए हुआ क्या कि ये जो 10 साल की करीब करीब पूरी होने जा रही है मोदी जी की सरकार, तो उसमें क्या हुआ कि विपक्ष ने क्या भूमिका निभाया। विपक्ष की भूमिका सकारात्मक नहीं रही। सकारात्मक विपक्ष किसे कहते हैं? सकारात्मक विपक्ष उसे कहते हैं जो कि सरकार के अच्छे कार्यों में सरकार का साथ दे और बुरे कार्यों में, गलत कार्यों में सरकार को विरोध करे, आलोचना करे। ये होती है सकारात्मक विपक्ष का काम। किंतु विपक्ष ने तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं। उन्होंने हर मुद्दे पर विरोध किया, बेमतलब का विरोध किया। सीए जैसे मुद्दे पर बिना मतलब के पूरे देश में हंगामा मचा, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, भगा दिया। कोई भी मुसलमान को नहीं भगाया गया। एनआरसी का मुद्दा असम के लिए आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आया था, पूरे भारत के लिए वो था नहीं। सीए जो था वो भारत में से आए हुए नागरिकों को बसाने के लिए था, किसी को विरोध भगाने के लिए वो था ही नहीं। लेकिन अनावश्यक रूप से जनता को बरगला करके सीए के मुद्दे पर पूरे देश में एक तूफान लाया गया। हुआ कुछ नहीं, तो आपने जनता को भरमाया, वर्गलाया, तो क्या नतीजा क्या निकला? चुनाव पर उसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, उसका उल्टा असर पड़ेगा कि जब बेकार के मुद्दों पर आप जनता को बरगला दिए, जो ऊर्जा खर्च होनी चाहिए थी जरूरी मुद्दे पर, वो ऊर्जा बेकार के मुद्दे पर खर्च हो गई, तो जरूरी मुद्दे पर खर्च करने के लिए ऊर्जा बची नहीं। तो जरूरी मुद्दे पर जो विरोध होना चाहिए था, उस पर विरोध उस ढंग से नहीं हुआ। जो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने किया, उस सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ भी बेमतलब का एक पाकिस्तान की तरह ही पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, झूठा है। तो एक सरकार को बेमतलब के मुद्दे पर घिरने की कोशिश की गई, जबकि होना ये चाहिए था कि सरकार का भी उस वक्त साथ देना चाहिए था। लेकिन नहीं, विपक्ष ने वो भूमिका भी नहीं निभाई। कोई भी मुद्दा हो, राफेल के मुद्दे पर, ऐसे अनेकों मुद्दे थे जिस पर विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने उसमें नकारात्मक की भूमिका निभाई। और नतीजा ये हुआ कि जनता के बीच में एक ऐसा मैसेज चला गया कि ये विपक्ष केवल विपक्ष की बातें करती है, सरकार जरूरी मुद्दे पर, देश हित के मुद्दे पर ये सरकार के साथ खड़ी नहीं होती है। देखिए, विपक्ष के प्रति अविश्वास का भाव उत्पन्न हो गया। राजनीति में विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आपको लोग वोट देंगे नहीं देंगे, ये निर्भर करता है कि जनता आपके ऊपर कितना विश्वास करती है। अगर जनता विश्वास नहीं करती है तो आप सही बात भी कहिए तो आपको जनता मन नहीं मानेगी, और जनता अगर विश्वास करती है तो आप झूठ भी बोलते रहिए, वो जनता आपको विश्वास करेगी। तो अब कई मामले में लोग कहते हैं कि मोदी बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन बात उसके बाद भी वो चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, फैक्ट समझिए। अब झूठ बोलते हैं कि सही बोलते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो पूरी बात को अंदर की बात तो जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है हम उसी की बात करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा झूठ दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि विपक्ष का कहना है कि मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं, तो आप ये बात समझिए कि कोई व्यक्ति यदि झूठ भी बोल रहा है और उसके वोट भी मिल रहे हैं, तो कारण क्या है? कारण है विश्वास, भरोसा। मोदी जी ने जनता के बीच वो विश्वास जगाया है, वो भरोसा जगाया है, जिसके कारण अगर वो कुछ झूठ भी बोल दे तो लोग उसको नज़रअंदाज कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वादे को निभाया। राम मंदिर का मुद्दा, भाजपा का जन्म ही राम मंदिर के मुद्दे पर हुआ। राम मंदिर के मुद्दे अब जनवरी में उसका उद्घाटन होने वाला है, तो जिस लॉन्च पैड से भाजपा शुरू हुई, धीरे धीरे करके सत्ता पर पहुंची, 10 साल सरकार चलाई, वो उसका फल उसे मिलेगा। क्योंकि देखिए, विपक्ष ने क्या किया था, कांग्रेस, मैं खासकर कांग्रेस की बात करता हूँ, कांग्रेस ने क्या किया, जो राम के अस्तित्व को ही नकारने में लगे रहे, उसके खिलाफ हलफनामा दायर करते रहे कोर्ट में, अस्तित्व को ही नकारा, काल्पनिक बताया। लोगों ने नहीं लिया, अच्छा मैसेज लोगों में नहीं किया। देखिए, राम को नकार करके आप भारत के लोगों के बीच में जगह नहीं बना सकते, क्योंकि राम जो है वो भारतीय जनमानस की, भारतीय समाज की रीढ़ है, पीढ़ी है, उसी पर भारत टिका हुआ है। आदर्श पिता कैसा हो, आदर्श पुत्र कैसा हो, आदर्श पत्नी कैसी हो, आदर्श भाई कैसा हो, आदर्श पत्नी कैसी हो, आदर्श दोस्त कैसा हो, आदर्श गुरु कैसा हो, आदर्श मित्र कैसा हो, आदर्श सेवक कैसा हो, वो पूरा एक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर भारतीय समुदाय का श्री राम के जीवन पर ही टिका हुआ है। और जब उसे ही नकार देंगे तो फिर जनता आपको ही नकार देगी, और ये बहुत बड़ी गलती कांग्रेस ने की। धारा 370 के मुद्दे पर आते हैं।
जब पूरा देश धारा 370 से खुश है, कई विपक्ष के नेता भी खुश हैं कांग्रेस को छोड़ करके, आप जब आप जनता की इच्छा के विरुद्ध जाकर आप कोई काम करेंगे और चाहेंगे कि जनता हमें चुन ले, सरकार में भेज दे, तो ऐसा कैसे होगा? धारा 370 की जो समाप्ति हुई, पूरी जनता उसमें खुश है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ कश्मीर के 2 परिवारों को छोड़ करके और पाकिस्तान को छोड़ करके। तो जब पूरी देश की जनता जब खुश है, एक मत है कि मैं धारा 370 हटा, बहुत अच्छा हुआ, तो आप उसके खिलाफ आप कोर्ट से चले गए, तो क्या वो जनता आपको माफ़ करेगी क्या? ये विपक्ष के जो घटक दल है, जो INDIA में जो शामिल हुए हैं, उन घटक दलों को भी ये समझना चाहिए कि आप किस नाव पर सवार हो रहे हैं। उस नाव पर सवार हो रहे हैं जो कि देश विरोधी कार्यों में, देश विरोधी में नहीं कहूँगा, मतलब जनभावना के विरोध में जा रही है, जनभावनाओं को समर्थन नहीं कर रही। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए, आजकल की जो जनता है, मतदाता है, वो निर्णय ले लेती है। वो आप पहले होता था कि नेता भाषण माइक पर देते थे और जनता उसके पीछे उमड़ पड़ी, जो बोल रहे हैं सब सही है, लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज मोदी जी के लिए भी वो संभव नहीं है कि केवल भाषणों के दम पर लोगों का वोट ले लेंगे। जनता विवेक से फैसले लेती है। देखिए, आप चुनाव के नतीजों को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। किसी लोकसभा में जहाँ पर कि भाजपा प्रार्थी की जीत हुई है, उसके विधानसभाओं को देखेंगे तो वहाँ पर विपक्ष के जीते हुए हैं। यदि जनता अगर पार्टी को ध्यान में रख के वोट देती है, तो जहाँ पर लोकसभा के सदस्य जीतते हैं, उसके सभी विधानसभाओं में भी भाजपा जीतनी चाहिए थी। लेकिन आप ऐसे बहुत से सीट देख लेंगे जहाँ पर विधानसभा में विपक्ष का उम्मीदवार जीते हुए हैं, लोकसभा में वहाँ भाजपा को जीत गए। कारण जनता अलग अलग वोटिंग कर रही है, वो परिस्थिति के हिसाब से वोटिंग कर रही है। वो एक ही लाठी से, वो कहते हैं एक ही लाठी से सबको हाँकना, वो ऐसा नहीं कर रही है। तो ये एक गलत निर्णय है, ये गलत सोचना है कि हम अगर जनता के बीच में कुछ कह दें तो हमको, अगर विधानसभा में सारे वोट मिल गए तो हमें लोकसभा में भी वोट मिल जाएंगे, या लोकसभा में वोट मिल गए तो विधानसभा में वोट मिल जाएंगे। नहीं, जनता उस तरह से अब वोटिंग नहीं करती है। जनता ने वोटिंग का पैटर्न बदल लिया है। वो वोटिंग पहले होती थी, हम लोग भी जब निकलते थे फील्ड में वोटिंग के दौरान, तो लोग कहते थे कि हमारे तो बाप दादा फलाने पार्टी को वोट देते आए हैं, हम तो उसी को वोट देंगे। अब वो समय नहीं रहा कि बाप दादा जिस पार्टी को वोट देते आए थे, हम भी उसी पार्टी को वोट। अब लोगों ने समय के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से, प्रार्थी के हिसाब से निर्णय लेना शुरू कर दिया है। एजेंडे के हिसाब से अब लोग वोट कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अगर पुराने समय को में ही अभी आप चल रहे हैं कि भाई हमारे वोटर तो है, हमें वोट देंगे, तो आप धोखा खा जाएंगे। तो ये मेरी विपक्ष को ये राय है। हालांकि उन्होंने सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा। INDIA गठबंधन का नाम रखा, हालांकि नाम रखने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया उन्होंने। मुद्दा चुनाव एजेंडे पर ही लड़ा जाएगा, चुनाव में मुद्दे ही हावी रहेंगे, नाम से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा आपको लगता है कि भाई इंडिया राष्ट्रवाद का माहौल है, तो इंडिया के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। तो देखिए, ये जो राष्ट्रवाद का माहौल है वो कहाँ से आया? वो आया भी ये मोदी जी सरकार के समय ही ज़्यादा प्रबल हुआ। अगर आप इंडिया ज़्यादा का राष्ट्रवाद का महत्व देते, तो ये आप मानिए कि ये राष्ट्रवाद जो इस प्रबल चरम पर, अगर आप मानते हैं कि राष्ट्रवाद प्रबल है, तो इसमें आप कहीं ना कहीं आप मोदी जी को ही श्रेय दे रहे हैं। आप अपने उपलब्धियों को तो भुला दिया। आपकी जो उपलब्धियाँ थी, आप तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ले दे करके मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने, आप दिन भर मोदी रट रहे हैं। तो जब मोदी आप रट रहे हैं, तो वोट तो मोदी को ही मिलेगा। आप अपनी बात कर ही नहीं रहे हैं, पॉजिटिव बात कर ही नहीं रहे हैं, बस नेगेटिविटी फैलाए हुए हैं। तो नेगेटिविटी से आपको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये मेरा मानना है कि ये जो सरकार है, ये इसके खिलाफ में बहुत ज़्यादा कुछ विपक्ष कर पाएगा, ये मुझे लगता नहीं वर्तमान पर। हालांकि अभी चुनाव में देर है अभी, और हो सकता है कि विपक्ष शायद कुछ कारनामा कर ले, कुछ करामात कर पाए, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मैं तो ये कहता हूँ, यही परिस्थिति अगर कंटिन्यू रही, तो इस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा कुछ विपक्ष के लिए करने के लिए नहीं है। यदि विपक्ष की जो अपनी जो सीटें हैं, जितनी सीटें जो सदस्यों के पास है, अगर वही बचा लें, तो मैं समझता हूँ वही उनकी उपलब्धि होगी। क्योंकि जो परिस्थितियाँ, जो जमावड़ा इन्होंने लगाया है, तो मुझे तो अंदेशा है कि -1 और -1 जो होते हैं वो +2 नहीं होते हैं, -1 और -1 -2 होते हैं। लेकिन ये भी समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश में ये हो चुका है। कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा तो स्थिति और भी खराब हो गई।
तो ये समझ सकते हैं कि जब दो हारे हुए विपक्ष के नेता जब एकजुट एक गठबंधन बनाते हैं तो जनता के बीच में एक भ्रम भी फैल जाता है, क्योंकि जो आपके जो वोटर होते हैं, जो पारंपरिक जो वोटर होते हैं, वो पारंपरिक वोटर किंतु लीडरशिप से प्रभावित होते हैं और लीडरशिप को देख करके वोट करते हैं, लीडरशिप की आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं। और जब लीडरशिप जब वो एक पार्टी को समर्थन कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में बाकी अदर लीडरशिप के खिलाफ एक नकारात्मक छवि रहती है, एक को ही सपोर्ट में वो रहते हैं। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो जनता में भ्रम की स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति में जनता या तो वोट करने ही नहीं जाते हैं या फिर गए तो किसी दूसरी पार्टी को वोट दे के चले आएंगे। आप जनता को अगर भ्रम में डाल देंगे, जनता अगर पिछले 5-10 सालों से आपके प्रति एक माइंडसेट बनाए हुए है, आपके वोटर आपके प्रति एक माइंडसेट बनाए हुए हैं, आपने अचानक से यू टर्न ले लिया तो जनता में देखिए भ्रम की स्थिति आ गई। अब भ्रम की स्थिति जनता में आ गई तो फिर जनता निर्णय भी भ्रम में ले लेगी, भ्रम में निर्णय लेगी तो सही निर्णय लेना संभव नहीं है। अब उन्होंने डिसीजन लिया है तो मैं उनके डिसीजन को गलत नहीं कहूँगा। INDI का डिसीजन उनका अपना डिसीजन है, विपक्ष ने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, सोच समझ करके ही फैसला लिए होंगे, है कि नहीं। तो लेकिन मेरी जो राय है, मेरा खुद का जो मत है, वो मुझे लगता है कि उन्हें INDI में न जा करके UPA को ही आगे बढ़ाना चाहिए था। तो देखिए वो भाजपा को हरा नहीं पाते। मैं कहता हूँ ये अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर भाजपा को न तो INDA हरा पाएगी अभी 2024 में, न तो UPA हरा पाएगी, दोनों ही नहीं हरा पाएंगे। ये मैं वीडियो में एक लाइन में स्पष्ट मैं कह सकता हूँ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी संकोच के, एक लाइन में, न तो UPA हरा पाएगी न तो INDA हरा पाएगी। लेकिन अगर UPA गठबंधन अगर होता तो स्थिति थोड़ी बेहतर होती, क्योंकि आपके पास कुछ जनता को बताने के लिए होता कि हमने अच्छे से सरकार चलाया, 10 साल सरकार अच्छे से चलाया, तो एक आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट जनता में जाता। लेकिन INDI हो जाने के बाद से वो पॉजिटिविटी जो थी वो समाप्त हो गई। एक गलत मैसेज चला गया लोगों के बीच में कि सब, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो एक जनता के बीच में गलत मैसेज चला गया कि वो जो नहीं जाना चाहिए था। हालांकि समय है, अब देखें समय किस करवट लेता है। समय तो अभी है ही, चुनाव में परिस्थितियाँ बदलती है, चुनाव में एक रात में भी परिस्थितियाँ बदल जाती है। ऐसे भी मामले हमने देखे हैं कि अभी तक चुनाव ट्रेंड किसी और का चल रहा था, चुनाव से ठीक 4-5 दिन पहले भी ट्रेंड बदल जाया करते हैं। तो होते हैं, वो इक्के दुक्के सीट के लिए होते हैं, लेकिन पूरे देश के लिए होगा ऐसा मैं नहीं समझता, ऐसा मेरा मानना नहीं है। बहरहाल मैं अपनी बात मैंने रखी। ये एक INDA वर्सेस NDA एक पूरे देश में एक मुद्दा बना हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा एक चर्चा का विषय है। इस पर मैंने भी अपनी बात रखी और मैं इस पर आने वाले समय में और भी मैं विश्लेषण रखूँगा। ये चैप्टर इतना छोटा नहीं है कि इसे 10-15 मिनट में समेटा जाए। इस पर और भी कई वीडियोज़ बनेंगे और भी मैं बताऊँगा कि कहाँ कहाँ विपक्ष गलतियां कर रहा है मोदी को घेरने में, कहाँ किस किस जगह पर और किस किस जगह को कौन कौन से पॉइंट है जो विपक्ष की गलतियां ही जो है सो कि सत्ता पक्ष के फेवर में चली जा रही है। मैं इस पर भी रखूँगा और भी समय आएगा तो और भी मैं वीडियो बनाऊँगा इस पर। ये चैप्टर इतना छोटा नहीं है, इतने कम समय में इसे समेटना संभव भी नहीं है और लोगों का सहयोग रहा, पाठकों का सहयोग रहा, तो मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊँगा। अपनी मेरा विश्लेषण कैसा रहा, कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट करके। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, आगे बढ़ाएं ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक एक विश्लेषण मैं लेकर के आऊँ पाठकों के बीच में। ज़्यादा हो हल्ला चिल्ला चिल्ली ना हो करके एक सटीक ऑथेंटिक विश्लेषण, सटीक आधार पर, एक फैक्ट पर आधारित, तर्कों पर आधारित एक विश्लेषण में रखने की कोशिश करूँगा। आप सबों का धन्यवाद।